हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बट इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिजल्ट आया है बच्चों अभी अभी नीट 2022 का, और जो भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी फिलहाल यूट्यूब के डिफरेंट वीडियोस में बिजी होंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं। टॉपर्स टॉक इज़ वेरी कॉमन अमंग स्टूडेंट्स, है ना। स्ट्रेटजीज देख रहे होंगे कि टॉपर्स ने ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाई जिसकी वजह से वो नीट में सेलेक्ट हुए, बल्कि टॉप लिस्ट में आए। तो जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं बच्चों, ठीक है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा बहुत टाइम अपना वहाँ डिवोट कर सकते हैं, बट ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी बातें आप सीख रहे हैं उन बातों को शॉर्ट में कहीं नोट ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे आप किसी भी टॉपिक के शॉर्ट नोट बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो भी इंस्पिरेशनल टॉक्स या इस तरह के स्ट्रेटजी वीडियोस आप देखते हैं उनसे आपने फाइनली क्या सीखा उसको एक छोटे से पेज में, एक पेपर में नोट करके टैग की तरह अपनी वॉल पे ज़रूर लगाया करें। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब आप वो वीडियोस देखते हैं तब तो आपकी बॉडी में बड़े बढ़िया हार्मोन्स रिलीज होते हैं और आप बड़ी जोश के साथ अपनी तैयारी में लग जाते हैं। बट जैसे ही कुछ दिन, कुछ हफ्ते बीतते हैं, आपको फिर से उन वीडियोस की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर आप यूट्यूब सर्च करते हैं, फिर कुछ नए वीडियोस निकालते हैं और इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बार बार अलग अलग वीडियोस देखने से ज़्यादा अच्छा है कि जो भी आप सीख रहे हैं उन बातों को नोट कर लें, टैग लगा लें और बार बार उन चीज़ों को देखते रहें जिससे आपको वो पॉइंट्स ध्यान रहें। और सबसे लास्ट में उन बातों को नहीं अपनाना है। जो भी बातें आप अभी सीखें, जैसे सिली मिस्टेक्स कम करने के क्या तरीके हैं, रिवीजन कैसे किया जाए, तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस कैसे किया जाए, जो भी बातें आप सीख रहे हैं उन सभी को ध्यान रखें, अभी से इम्प्लीमेंट करें, जिससे आप नीट 2023 में एक सेलेक्टेड कैंडिडेट ज़रूर हों, ठीक है। या जो भी नीट का एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं उसमें ज़रूर सेलेक्ट हों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर बायोलॉजी का, पूरी बायोलॉजी का 12th एनसीईआरटी का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अच्छे से आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा। इसमें जो भी सब कुछ इसमें लॉजिकल है, कुछ भी रटने वाला पार्ट नहीं है। सबसे अच्छी बात इस चैप्टर की, ठीक है। तो इस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए हैं, लेट्स डिस्कस देम। पहला क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, नीट का एग्जाम तो आपका पेन पेपर मोड में होता है, तो जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है उसको सर्कल करने की, हाईलाइट करने की आदत जरूर बनाएं। वरना ऑप्शन पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि करेक्ट पूछा था या इनकरेक्ट पूछा था और फिर याद नहीं रहता है, ठीक है। तो ये भी सिली मिस्टेक का एक बहुत बड़ा कारण होता है, ओके। तो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट, इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। बिल्कुल सही बात है, बर्ड्स हो चाहे मैमल्स हो। हालांकि बर्ड्स ओवीपेरस हैं, मैमल्स विविपेरस हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो दोनों में इंटरनल होता है ना। बर्ड्स में भी कॉपुलेशन होता है, मैमल्स में भी कॉपुलेशन होता है, ठीक है। पहले गैमीट्स का ट्रांसफर होगा, इंटरनली ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बाद में यहाँ पर न्यू वन बॉर्न होगा, यहाँ पर एग लेइंग होगी, ठीक। देन कोलोस्ट्रम, जो कि मदर का फर्स्ट मिल्क होता है, इनिशियल मिल्क, इट कंटेन एंटीबॉडीज। कौन सी एंटीबॉडी होती है बताओ? IgA, एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स। ये भी बिल्कुल सही है। पॉलीस्पर्मी का मतलब अगर एक ओवम को एक से ज़्यादा बहुत सारे स्पर्म्स फर्टिलाइज करें तो उसको बोलते हैं पॉलीस्पर्मी, जो कि आपको पता है नहीं होनी चाहिए। तो पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंजेस इन द एग सरफेस। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। एनसीईआरटी में दे रखा है कि पॉलीस्पर्मी क्यों कब प्रिवेंट होती है, जब आपने डिटेल में पढ़ा होगा फर्टिलाइजेशन को। थोड़ा सा एनसीईआरटी से एडिशनल ही पढ़ना बच्चों फर्टिलाइजेशन टॉपिक को, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो आप सभी ने पढ़ रखा है कि ओवम या एग जो है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर तो होती है जोना पेल्यूसिडा की, ए सेल्यूलर लेयर होती है, और उसके बाहर होती है कोरोना रेडिएटा की एक सेल्यूलर लेयर, है ना। दोनों कवरिंग्स होती हैं। तो जब स्पर्म अंदर आने लगता है, कोरोना रेडिएटा को क्रॉस कर लेता है, जोना पेल्यूसिडा को टच करता है, और जैसे ही जोना पेल्यूसिडा को तोड़कर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है तो तुरंत अंदर की तरफ एक डीपोलराइजेशन वेव स्टार्ट होती है। यस और नो? इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। एक सिग्नल जाता है इस पूरे ओवम में, और ओवम के अंदर कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पेरिफेरी की तरफ मूव करते हैं, है ना। और पेरिफेरी पर आकर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं, और अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप कह देते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, जो कि ये इंश्योर करती है कि कोई भी दूसरा स्पर्म अपने न्यूक्लियस को ओवम के साइटोप्लाज्म में ना डाले। तो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने का जो मेन कारण है वो है ये डीपोलराइजेशन वेव, जो कि एक तरीके का
केमिकल चेंज नहीं कहेंगे आप, थोड़ा फिजिकल फोर्स है। हालांकि यहाँ पे हमें लग सकता है कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल बाहर गए तो एक तरह से कुछ ना कुछ केमिकल चेंज भी तो हुआ, बट इसको एग्जैक्टली आप एक तरीके का फिजिकल चेंज मानेंगे, ठीक है। जो मेम्ब्रेन है वो हार्डन हो गई, जो कि किस वजह से, जब वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से फ्यूज हो जाएगी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, पॉलीस्पर्मी तो प्रिवेंट होती है, लेकिन किस वजह से प्रिवेंट होती है वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। और फोर्थ, अगर बाई चांस इसमें आपको कंफ्यूजन हो भी, हम क्वेश्चन मार्क लगा भी दें, तो फोर्थ स्टेटमेंट देख लो। इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर्स ऑलमोस्ट 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये तो डैम श्योर है। तो कभी कभार जब किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो तो ऐसे क्वेश्चंस में आप एलिमिनेशन टेक्निक भी लगा सकते हैं बच्चों, कि यानी आपने एलिमिनेट कर लिया कि ये तीनों ऑप्शन तो यहाँ पर हो नहीं सकते, तो बट ऑब्वियस यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपका करेक्ट आंसर मिल गया। डन, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब की बार करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। देखो कई बार ना नीट में भी एक क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो दिमाग उसी के अकॉर्डिंग सेट रहता है, और तुरंत दूसरा क्वेश्चन जब आ जाता है तो जल्दी जल्दी में हमारा दिमाग उस करेक्ट वर्ड को फिर से इनकरेक्ट पढ़ सकता है। इस तरह के केसेस में अगर चारों ऑप्शन पढ़ के बच्चे को आंसर करने की आदत है ना, तब तो गलती नहीं होती, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा यार इसमें तो मोर देन 1 करेक्ट दिख रहे हैं हमको, लेकिन मतलब जो भी पूछा है उसका ऑपोजिट दिख रहा है। लेकिन जो फटाफट करते हैं ना कि भाई एक में पढ़ा और उसके बाद आगे बढ़ गए, वहां पर अगेन सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो कोशिश करो, शुरू से हैबिट बनाओ कि क्वेश्चन को पेशेंस से कामली पढ़ें और पेपर को करें, ठीक है। क्या ऑप्शंस है? हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर्स द ओव्यूलेटरी सर्ज। ओव्यूलेशन के लिए जो सर्ज होती है वो LH हार्मोन के थ्रू होती है ना, तभी तो आप उसे LH सर्ज कहते हैं, तो ये गलत हुआ। oogonal सेल्स, oogonia याद है, जब शुरू में फीमेल, जब खुद फीमेल अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती हैं तब उनके ओवरी में चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, oogonia प्रोलिफरेट करते हैं, है ना, उन्हीं oogonia की बात हो रही है। oogonial cells start to proliferate and give rise to functional ovum इन रेगुलर साइकिल्स फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स। तो ये तो गलत कह दिया कि ये कह रहा है कि जब प्यूबर्टी आ जाती है उसके बाद ये सारा प्रोसेस शुरू होता है, oogonia प्रोलिफरेट करती हैं और उनसे फंक्शनल ओवम बनते हैं, तो ये तो गलत हुआ। oogenesis बहुत अच्छे से पढ़ा है आप लोगों ने। oogenesis फेजेस में होता है, उसका कुछ पार्ट तो हो चुका होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, कुछ पार्ट होता है प्यूबर्टी से लेकर जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, और कुछ पार्ट होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, ओके। तो आपको ध्यान होगा कि oogonia प्रोलिफरेट कब करते हैं? प्यूबर्टी के बाद नहीं, बल्कि बर्थ से पहले ही सारे oogonia प्रोलिफरेट कर चुके होते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर, oogonia प्रोलिफरेट भी करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई भी करते हैं, और डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं किसमें? प्राइमरी oocyte में, है ना। ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन, ये वाला जो पार्ट है ये पहले ही हो जाता है, बिफोर बर्थ, ओके। और फिर ये जो प्राइमरी oocyte है ये मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट तो कर देता है, लेकिन ये मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट हो जाता है किस स्टेज में? प्रोफेज फर्स्ट में, है ना। प्रोफेज फर्स्ट की भी आपको पता है डिप्लोटीन स्टेज में, और जब ये अरेस्ट हो जाता है तो वहीं पर उसी स्टेज में सारे जितने भी ओवरी में oogonia हैं वो सब इसी प्राइमरी oocyte में बदल चुके हैं, और फिर फीमेल का बर्थ हो जाता है। प्यूबर्टी तक कोई चेंज नहीं होता। ये जो अरेस्टेड डिवीजन है ये कब कंप्लीट होता है? इट कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। और प्यूबर्टी पर जब ये कंप्लीट होता है तब आप कहते हैं कि प्राइमरी oocyte से बनता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte अगेन मियोसिस सेकेंड स्टार्ट कर देता है। आपका रिवीजन हो रहा है ये oogenesis का, जो हमारा मेन पर्पस है सीरीज का। सिर्फ ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कराना, क्वेश्चन के साथ साथ आपको रिवीजन भी कराना जितना हो सके, ठीक है। तो मियोसिस सेकेंड भी शुरू तो कर देता है ये, बट अगेन मियोसिस सेकेंड अरेस्टेड एट, मियोसिस फर्स्ट किस में अरेस्ट हुआ था? पहली स्टेज में। तो मियोसिस सेकेंड किस में स्टेज होगा, अरेस्ट होगा? दूसरी स्टेज में। याद करने का तरीका है ये। तो ये अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज सेकेंड में, ठीक है। और यहीं पर सेकेंडरी oocyte का ओव्यूलेशन हो जाता है, एंड ओव्यूलेशन अकर। जिसने अच्छे से पढ़ा है उसको सब समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा इसका मतलब आपको ये चैप्टर फिर से अच्छे से लॉजिकली पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। ओव्यूलेशन हो गया, अब वो ओवम या सेकेंडरी oocyte कहाँ चला जाता है? एम्पुला में पहुंच जाता है। अगर स्पर्म्स आए, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन ये डिवीजन पूरा होगा, अदरवाइज ये कभी भी पूरा नहीं होगा। ओव्यूलेशन अकर, नाउ इट इज कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो जाता है ओवम में और ओवम का फ्यूजन होगा स्पर्म से। तो इस तरह से आपको रिवीजन करना है बच्चों। अगर आपको अपने दिमाग में oogenesis रिवाइज करना है तो कई बच्चे क्या करते हैं, खोलते हैं नोट्स, उसमें oogenesis का चार्ट पढ़ने लग जाते हैं। ऐसे पढ़ने से सिर्फ रिवीजन नहीं होता, जितना हो सके जो चीज़ें थ्योरेटिकल हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वहाँ तो पढ़ लो, लेकिन जो भी चीज़ें लॉजिकल हैं, चार्ट्स की फॉर्म में, उनको बार बार बना के देखो, चाहे रफली बना लो शॉर्ट में, बट जितनी बार बनाओगे उतना ही अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है बच्चों? नहीं, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें सारे इवेंट्स प्यूबर्टी के बाद बोले हैं। क्लियर? स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर हाईली मोटाइल। क्या स्टार्टिंग से स्पर्म्स मोटाइल होते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको पता है स्पर्म्स को अपनी एनर्जी प्रिजर्व करके रखनी होती है, इसीलिए जो सीमेन होता है बाद में, यहाँ तो खैर अभी सीमेन नहीं बना, बाद में भी जो सीमेन बनता है वो थिक बनता है, और स्टार्टिंग में भी स्पर्म्स को आगे तक ले जाने के लिए भाई स्पर्म टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बने हैं। अब अभी उन्हें वहाँ से भी तो पूरा रास्ता तय करके यूरिथ्रल मीएटस तक जाना है, तो वो क्या वहाँ तक जाएंगे कैसे अगर मोटाइल ही नहीं है? तो आपको पता है उसके लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कई सारे सिक्रीशंस होते हैं जो स्पर्म्स को प्रोपेल करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो जनरली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स में मोटिलिटी नहीं होती, शुरू में तो बिल्कुल नहीं होती, और थोड़ी बहुत जब वो लास्ट पाथवे से गुजर रहे होते हैं, यूरिथ्रा वास डिफरेंस, तब थोड़ी बहुत आती है, बट तब भी वो अपनी एनर्जी बचा कर रखते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। प्रोजेस्ट्रॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये सबको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 3 फेजेस होती हैं, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी को एक फेज मानो तो 4 हो जाएंगी, ओव्यूलेटरी फेज, देन सबसे पहले ब्लीडिंग फेज या मेंसेस फेज, देन फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, जिसको आप क्या कहते हैं बच्चों? दिस इज द ल्यूटियल फेज। तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम बन चुकी है तो कॉर्पस ल्यूटियम बताइए कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? प्रोजेस्टेरॉन। तो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पॉट द ऑड वन आउट। ऑड निकालना है आपको फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद रेफरेंस टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। रेटिटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा एफेरेंशिया, इस्थमस। इस्थमस क्या है? इस्थमस इज द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, तो इसलिए ये हो गया यहाँ पर ऑप्शन। ठीक, बढ़ते हैं आगे। सेमिनल प्लाज्मा, द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय। इनमें से कौन कौन सी ग्लैंड सेमिनल प्लाज्मा को बनाती है, यानी एक तरह से सीमेन को बनाती है? तो देखें जरा, सेमिनल वेसाइकल बिल्कुल, प्रोस्टेट ग्लैंड बिल्कुल, यूरिथ्रा खुद सिक्रीट करती है क्या सीमेन को? ध्यान करो, यूरिथ्रा इज जस्ट अ पाथवे फॉर स्पर्म्स या फॉर सीमेन एज वेल एज फॉर यूरिन। यूरिथ्रा खुद थोड़ी ना सिक्रीशंस करती है। यूरिथ्रा में शुरू में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और बीच में बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड होती हैं, वो सिक्रीशंस करती हैं, ना कि यूरिथ्रा। तो ये गलत है। एंड बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड बिल्कुल ठीक है। कई बार बच्चों को लगता है कि सीमेन जो है वो तो सिर्फ इन्हीं दोनों से बनता है। नो डाउट सीमेन का मोस्ट ऑफ द पार्ट इन दोनों से बनता है बच्चों, बट आप खुद सोचो कि अगर सीमेन जो भी सेमिनल प्लाज्मा बना और जो स्पर्म्स हैं वो यूरिथ्रा से क्रॉस हो रहे हैं, और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड जिसने जो सिक्रीशन किया, वो सिक्रीशन क्यों किया था? यूरिथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना। उसको अल्कलाइन जो मीडियम था, ये अल्कलाइन फ्लूइड जो बना उसने क्या किया? एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर दिया और लुब्रिकेशन भी कर दिया। लेकिन वो फ्लूइड्स उस सीमेन में मिक्स भी तो हुए ना, या वो फ्लूइड पहले एब्जॉर्ब होंगे फिर सीमेन आएगा? ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ते हम। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि सीमेन का बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन भी सीमेन का ही पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये सही हैं ऑप्शंस, तो ये आपका ऑप्शन होगा। हो सकता है इसमें बच्चे ये वाला भी टिक करके आ जाएं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन सीमेन में नहीं इन्वॉल्व होता, बट याद रखिएगा बिल्कुल होता है। इवन यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड्स लिखा होता तो वो भी होता, थोड़ी बहुत जो भी पहले से म्यूकस ग्लैंड्स जो बनी आ रही है ना, म्यूकस भी उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट हालांकि ठीक है, मेन अगर हम चलें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो तीनों ग्लैंड्स हैं वो मिलकर सीमेन को बनाती हैं। ठीक, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस बार नीट 2022 में बच्चों को इस क्वेश्चन ने बड़ा परेशान किया। कई बच्चों ने चैलेंज भी किया एनटीए में इस क्वेश्चन को, लेकिन हालांकि वो एक चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब तुम देखो,
सेम मतलब एग्जैक्टली वो क्वेश्चन तो नहीं है, नीट में तो ये असर्शन रीजन बन के आया था, बट कॉन्सेप्ट समझना इसके पीछे का। क्वेश्चन क्या है, स्पर्मिएशन, सब बच्चे पढ़ते हो स्पर्मिएशन, कि अगर हम ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन बनाएं तो उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कुछ तो सर्टोली सेल्स बना देती हूँ मैं लंबी पिरामिडल, ठीक है, और बाकी की बना देती हूँ स्पर्मेटोगोनिया, है ना। तो आप सभी को पता है ये डिवाइड करते करते स्पर्म्स बनाती है, और जब स्पर्म्स बन के तैयार होते हैं तो स्पर्म्स सर्टोली सेल्स के साथ चिपक जाते हैं, क्योंकि सर्टोली सेल्स इन्हें नरिश करती हैं। जब तक नरिशमेंट लेना है तब तक ये सर्टोली सेल्स से चिपके रहते हैं, और लास्ट में सर्टोली सेल्स इनको ल्यूमेन में रिलीज कर देती है ना। और फिर ल्यूमेन से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन से अगर ये टेस्टिस का सेक्शन है और उसमें मान लो मैं ये बना दूँ एक सेमिनिफेरस, जस्ट अ मिनट, ये बना दूँ एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, तो आपको पता है बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलकर यहाँ पर एक नेटवर्क बनाती हैं। कौन सा नेटवर्क बच्चों, इस नेटवर्क को आप कहते हैं रेटेटेस्टिस। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये सब पता होना चाहिए। तो ये तो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और ये है रेटेटेस्टिस का नेटवर्क। फिर ये नेटवर्क जो है वो आगे जाकर वासा इफेरेंशिया में ओपन होता है। बहुत सारी थिन ट्यूब्यूल्स होती हैं 10 से 12, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या कंफ्यूजन है, मतलब एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, पहले तो हम एनसीईआरटी की बात करते हैं। जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम, इस वर्ड ने किया था सारा खेल, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वास डेफरेंस, एपिडिडाइमिस या प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मिएशन होता है द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनटू रेटेटेस्टिस। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स निकलकर रेटेटेस्टिस में आ जाते हैं, क्या लिखा है आपकी बुक में, आपकी एनसीईआरटी में इसके लिए लिखा है फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनटू रेटेटेस्टिस, पढ़ लेना, ठीक है, उसको लिखा है स्पर्मिएशन। तो उसके अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम, कहाँ से हो रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, तो आंसर हो जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस क्वेश्चन को तो हमने कर लिया सॉल्व। अब क्वेश्चन में एग्जाम में क्या दिक्कत आई बच्चों को, कि क्वेश्चन में ऐसे दे दिया स्टेटमेंट, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बताओ कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत। क्या लिखा था स्टेटमेंट में, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो बच्चों ग्रामेटिकली तो बिल्कुल गलत हो गया ना ये ऐसा कहना, इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कह रहे हैं हम, उसको स्पर्मिएशन कह रहे हैं। एनसीईआरटी ने तो ऐसा नहीं लिखा, एनसीईआरटी ने तो क्या लिखा है, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनटू रेटेटेस्टिस। तो ज्यादातर बच्चों ने उसको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट माना, लेकिन एनटीए की आंसर की में उसे एक सही स्टेटमेंट माना गया। कारण क्या था उसका, कि इसके पीछे जो गलती है वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में है। एनसीईआरटी में आपको ये जो दिया है ना स्पर्मिएशन की डेफिनेशन, ये थोड़ी सी गलत है, क्योंकि अगर हम हायर स्टैंडर्ड्स की बुक पे जाएंगे ना तो स्पर्मिएशन पता है क्या होता है, जब ये स्पर्म्स इस ल्यूमेन में रिलीज होते हैं ना, तैयार हो जाते हैं, सर्टोली सेल इनको नरिश कर देती है, और जब इनको इस ल्यूमेन में रिलीज करती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्चुअली स्पर्मिएशन। कब, द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बिल्कुल इसी को स्पर्मिएशन बोला जाता है। तो अब नीट के एग्जाम में वही लिखा हुआ है और एनटीए ने उसी को मान लिया। हालांकि ये एक तरीके की मतलब नाइंसाफी हुई बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं, तो और बट ऑब्वियस उसी अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो लेकिन नीट में ये गलती इस बार हुई, मतलब गलती कह लो या एनसीईआरटी की गलती कह लो, तो होना ये चाहिए कि आने वाले एडिशंस में एनसीईआरटी में इस गलती को सुधार देना चाहिए। और आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको भी क्या डेफिनेशन करेक्ट माननी है, ये वाली डेफिनेशन तो गिवन है एनसीईआरटी में, ये वाली डेफिनेशन तो गिवन है आपकी एनसीईआरटी में, लेकिन करेक्ट डेफिनेशन क्या है, करेक्ट डेफिनेशन है रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ल्यूमेन नहीं भी लिखा होगा तो चलेगा, ये करेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। और नीट 2022 के पेपर में भी इसी को सही माना गया, इसको एक करेक्ट स्टेटमेंट ही माना गया था, ठीक। आप भी ऐड कर लीजिएगा इसे। डन, समझ में आ गया क्या, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्नैपशॉट ले लें, आप अपनी एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा। नाउ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज
mature Graafian follicle is generally present in the ovary of a healthy human female around. Graafian follicle कब बनती है आपको पता है? फॉलिकुलर फेज जो है, फॉलिकुलर फेज में बनती है ना, और फॉलिकुलर फेज हम मानते हैं नॉर्मली कि 4th-5th डे से स्टार्ट होकर एक आइडियल साइकिल में लगभग 14th डे तक रहती है. 14th डे इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन. ठीक है, पर और इसमें शुरू में तो फॉलिकल बननी शुरू हुई, तो लास्ट में हमें फॉलिकल मिलनी चाहिए लगभग 12th, 13th, 14th डे के आसपास, है ना. अब देखो इससे मैच करता हुआ कोई ऑप्शन यहाँ में नहीं दिख रहा. 5 to 8 डे पे तो हो ही नहीं सकता, बाकी सभी में 14 को क्रॉस कर रहा है. तो बच्चों को लगेगा कि यार 14th डे पर तो ओव्यूलेशन हो गया, उसके बाद हमें कहाँ से मिलेगी ग्राफियन फॉलिकल. तो एक्चुअली में आपको इस क्वेश्चन में हमेशा मेंस्ट्रुअल साइकिल को 28 डेज का मान के नहीं चलना है बच्चों. भाई हम ये भी तो पढ़ते हैं ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में वेरिएशंस होते हैं. तो अगर 28 डेज का साइकिल है तब तो डे ऑफ ओव्यूलेशन होता है 14th डे. लेकिन अगर किसी में 35 डेज का साइकिल होता है तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली ओव्यूलेशन डे क्या मानते हो आप? 17th डे. इसी तरह अगर किसी में 25 डेज या और थोड़े कम दिन का साइकिल होता है तो वहां पर आप मानते हो डे ऑफ ओव्यूलेशन को 11th डे, है ना. तो उस अकॉर्डिंग ये कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है, हेल्दी ह्यूमन फीमेल ही कहलाएगी वो भी. ठीक है, तो इसलिए हेल्दी ह्यूमन फीमेल में आपको ग्राफियन फॉलिकल कब मिलेगी? 11th to 17th डे के बीच में कभी भी मिल सकती है. डिपेंड करता है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन क्या है. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 to 17th डे, क्योंकि ओव्यूलेशन इसके बीच में. और आपको ध्यान है ना, फर्टिलिटी पीरियड भी तो इसी को कहते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन 11th to 17th डे के बीच में कभी भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. क्लियर? समझ में आ गया क्वेश्चन? ये वाले ऑप्शंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते 23 और 28 डेज वाले. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर्स ड्यू टू. अगेन फर्टिलाइजेशन टॉपिक आप पढ़ते हैं, उसमें आपको पता है जब स्पर्म ओवा के पास पहुंचता है तो सबसे पहले स्पर्म क्या करता है? इसकी टेल. सबसे पहले स्पर्म क्या करता है? स्पर्म का जो एक्रोसोम वाला पार्ट है उसके एंजाइम्स को रिलीज करता है. एंड यू नो उसमें दो तरह के एंजाइम्स होते हैं. एक तो होते हैं हाइल्यूरोनिडेज, एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं है इसीलिए कह रही हूँ, फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक को पढ़ लेना एक बार. और दूसरे एंजाइम्स होते हैं जोनालाइसिन्स. ठीक है, रिलीज ऑफ दीज एंजाइम्स इज कॉल्ड एक्रोसोमल रिएक्शन. तो जो ओवम में कोरोना रेडिएटा की लेयर है उसमें आपको पता है सेल्स किसके थ्रू सीमेंटेड होती हैं? सेल्स को चिपकाए रखने के लिए कौन सा सीमेंटिंग मटेरियल होता है? हाइल्यूरोनिक एसिड. तो उसे तोड़ने में तो काम आता है हाइल्यूरोनिडेज. जब कोरोना रेडिएटा में जगह बन जाती है, स्पर्म आगे बढ़ जाता है, तो जोना पेल्यूसिडा को तोड़ने में काम आता है जोनालाइसिस, जगह बनाने में मतलब. ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि एक्रोसोमल रिएक्शन क्या करेगी, इट्स कब होगी? ऑफ द स्पर्म अकर्स ड्यू टू इट्स कॉन्टैक्ट विद जोना पेल्यूसिडा ऑफ द ओवा. बिल्कुल, कोरोना रेडिएटा के कॉन्टैक्ट में आने पर भी होगी और जोना पेल्यूसिडा के कॉन्टैक्ट में आने पर भी होगी. सही ऑप्शन है. रिएक्शंस विद इन द यूटेराइन एनवायरनमेंट ऑफ द फीमेल. अभी स्पर्म यूट्रस में ही एंटर किया है, तब रिलीज कर देगा क्या ये अपने एंजाइम्स को? नहीं, तो ये गलत हो गया. रिएक्शंस विद इन द एपिडिडाइमिस ऑफ द मेल. मेल के एपिडिडाइमिस में तो कोई मीनिंग ही नहीं है इसका. एंड्रोजन्स प्रोड्यूस्ड इन द यूट्रस. बिल्कुल नहीं, यूट्रस में एंड्रोजन्स के प्रोड्यूस होने से इसका कोई रिलेशन नहीं है. वैसे भी यूट्रस में एंड्रोजन्स प्रोड्यूस नहीं होते. ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक, बढ़ते हैं आगे. विच इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड. सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन है. सेमिनल वेसाइकल तो है, एम्पुला नहीं है, ये दोनों हैं. एम्पुला क्या है बच्चों? ध्यान रखना, एम्पुला वर्ड कई जगह यूज होता है ह्यूमन बींग्स में, है ना. जैसे आप एम्पुला वहाँ भी पढ़ते हो ईयर के स्ट्रक्चर में, क्रिस्टा एम्पुला. उसके अलावा आप एम्पुला पढ़ते हैं वास डेफरेंस का जो लास्ट का सॉलन पार्ट होता है. ठीक है, एम्पुला वहाँ जो ईयर में ही अगेन वो जो क्या होते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स, उनके भी सॉलन पार्ट को आप कहते हैं. ठीक है, और मेमरी ग्लैंड्स में भी आप जो सॉलन स्ट्रक्चर हैं डक्ट के, उनको एम्पुला कहते हैं. प्लस फेलोपियन ट्यूब में जो कर्व्ड पार्ट है उसे भी एम्पुला कहते हैं. बहुत जगह आता है ये वर्ड. ठीक है, तो बट नॉर्मली ह्यूमन इस वाले चैप्टर में एम्पुला जो है वो फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है. ठीक है, तो मेल एसेसरी ग्लैंड तो ये कहीं से भी नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर हो गया बी. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन.
द स्पर्मेटोगोनिया की बात हो रही है, जैसे वहां oogonia की बात हो रही थी वैसे स्पर्मेटोगोनिया की बात हो रही है। अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, सबको पता है। एक बार स्टेजेस रिवाइज करें जरा। स्पर्मेटोगोनिया, डिप्लॉइड सेल्स पहले मल्टीप्लाई करेंगी, ग्रोथ करेंगी, डिफरेंशिएट हो जाएंगी किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। यानी यहां पर दोनों स्टेज हो गई बच्चों। यहां पर जो 3 स्टेजेस होती है ना कि गैमेटोजेनेसिस में 3 स्टेज होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन फेज भी हो गई और ग्रोथ फेज भी हो गई। ग्रो कर लिया है एक सेल ने, जिसकी वजह से वो डिफरेंशिएट हो गई है किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ठीक है, फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन सा डिवीजन करेगी बताओ, ये सीधा मियोसिस फर्स्ट करेगी। अब बार बार इसको डिवाइड नहीं करवाना है आपको, ठीक है। ये खुद अभी 2n ही है ना, यहाँ पे प्लॉइडी थोड़ा चेंज करोगे। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद कौन सी सेल बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और अब ये एक हैप्लॉइड सेल बन जाएगी। यस और नो, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट इज द एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन। देन अभी मियोसिस सेकेंड बाकी है ना, मियोसिस सेकेंड से सीधा स्पर्म बना दूं क्या, नहीं। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में। वहां पे सीधा ओवम बन गया था, लेकिन यहां पर पहले एक दूसरी स्टेज आती है स्पर्मेटिड्स, जिसमें कि स्पर्म इलोंगेटेड नहीं होते और मोटाइल भी नहीं होते, गोल सेल, स्फेरिकल सेल की तरह होता है स्पर्म। फिर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है, और इन चेंजेस को क्या कहते हैं बच्चों, स्पर्मियोजेनेसिस। ये भी ध्यान रखना, पूछ सकते हैं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर इसी पे क्वेश्चन आ जाए। स्पर्मियोजेनेसिस, यहाँ था स्पर, पूरे प्रोसेस को तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, बट इस लास्ट स्टेज को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो अब आपसे इन चारों स्टेटमेंट में से आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है, करेक्ट वन। देख लो भाई, अब आपको समझ में आ जाएंगे सारे ऑप्शन। स्पर्मेटोगोनिया है 46 क्रोमोसोम, यस। ऑलवेज अंडरगो मियोटिक डिवीजन, नो। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, नो। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव 23 chromosomes, yes, and undergo second meiotic division, बिल्कुल ठीक। स्पर्मेटोजोआ लास्ट वाली स्टेज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटिड्स, जस्ट उल्टा लिख दिया तो ये भी गलत। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, इसीलिए इस तरह से लिखने से चीजें आसान हो जाती हैं। कुछ बच्चे तो फटाफट बिना लिखे भी कर लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि यार हर बार टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो फटाफट से बिल्कुल शॉर्ट में, ज़्यादा मत लिखो पूरा बिल्कुल शॉर्ट में प्राइमरी सेकेंडरी स्टेजेस लिख दो और फिर क्वेश्चन को करो, गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है ना, आए थे ना इस बार नीट के पेपर में। देखें क्या क्वेश्चन है। पार्ट ऑफ द स्पर्म को मैच करना है उसके फंक्शन से। ठीक है भाई, हेड क्या कैरी करता है, न्यूक्लियस यानी जेनेटिक मटेरियल। मिडिल पीस क्या कैरी करता है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एक्रोसोम अभी बताया, उसमें एंजाइम्स होते हैं। और टेल मोटिलिटी में हेल्प करती है। तो ए का यहाँ पर आपको दे रखा है, ए को फोर्थ से मैच करना है, 2 ऑप्शंस में है, बी का थर्ड, यस, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम्स, यानी हैप्लॉइड सेल बतानी है आपको। स्पर्मेटोगोनिया 2n है, जाइगोट 2n है, सेकेंडरी oocyte n है, oogonia शुरू में होता है 2n है, तो ये हो गया 23 क्रोमोसोम वाली सेल। ठीक, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। ट्रोफोब्लास्ट याद है, ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, एक लेयर होती है सिंगल पेरिफेरल लेयर सेल्स की, इसको आप कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, किसी भी एक तरफ सारी सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं, जिसे आप कहते हैं एम्ब्रियोनिक नॉब या इनर सेल मास, और बाकी खाली कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील, जिसमें कि फ्लूइड भरा रहता है। तो आपसे ट्रोफोब्लास्ट पूछा है। ट्रोफोब्लास्ट इज द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, और यही लेयर आगे जाकर कॉरियोनिक विलाय बनाती है, जिसकी हेल्प से यूट्रस के साथ अटैचमेंट होता है। एंडोमेट्रियम इज द लेयर ऑफ यूट्रस। ठीक है, क्लीवेज सबको पता है, कंटिन्यूस जो माइटोटिक डिवीजन होते हैं जाइगोट में। क्या खासियत है क्लीवेज की, कि नॉर्मली माइटोसिस में सेल डिवाइड करने के साथ साथ साइज में भी बढ़ती है, लेकिन क्लीवेज में
सेल डिवाइड तो करती है लेकिन साइज बढ़ता नहीं है बल्कि कम होता जाता है, इसीलिए जायगोट की अल्टीमेटली पेरिफेरी नहीं बढ़ती। ठीक है, तो ये हो गया क्लीवेज। इनर सेल मास अभी बताया, इनर सेल मास क्या करेगा, एम्बेडिंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, नो सॉरी, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो, इसी से एम्ब्रियो की सारी सेल्स बनती हैं। और इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन सबको पता है, तो ए को थर्ड से मैच कर दो, दो ऑप्शंस में है, बी को फोर्थ से मैच कर दो, बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ह्यूमन रिप्रोडक्शन या किसी भी लॉजिकल चैप्टर के क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, इधर हाथ चलते रहना चाहिए, डायग्राम्स या चार्ट्स या फ्लो चार्ट्स बनते रहने चाहिए, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड, नॉट पूछा है, बाय ह्यूमन प्लेसेंटा, HCG बनता है क्या, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, बिल्कुल, ये तो इनिशियल सिग्नल है ना, ग्रेविडेक्स टेस्ट, प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन इसी से तो होता है। अगर किसी भी विमेन के यूरिन में HCG प्रेजेंट है, इसका मतलब प्लेसेंटा बन चुका है, प्रेगनेंसी इनिशिएटेड। एस्ट्रोजन्स, बिल्कुल प्लेसेंटा भी बनाता है एस्ट्रोजन्स को, प्रोजेस्ट्रॉन को भी बनाता है, लेटर ऑन बनाता है, थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद, बट बनाता तो है। LH क्या बनता है प्लेसेंटा से, नेवर। यहाँ पे कभी कभार कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ बच्चों, कि HCG जो है ना, इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ठीक है, ह्यूमन में है, कॉरियोन लेयर से बना, और गोनेडोट्रोफिन्स, नॉर्मली आप एक नॉन प्रेग्नेंट विमेन में गोनेडोट्रोफिन्स किन्हें कहते हैं, गोनाड्स को स्टिमुलेट करने वाले, यानी कौन से हार्मोन्स, LH एंड FSH, इन्हीं को गोनेडोट्रोफिन्स कहा जाता है ना। मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं। कहाँ से आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से, सबको पता है। तो FSH और LH जो कि एक तरह के गोनेडोट्रोफिन्स हैं, वो उनमें से आपको पता है LH का काम होता है एक तो ओव्यूलेशन करवाना, और फिर ओव्यूलेशन के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बनी उसको मेंटेन भी करके रखता है वो अगले 10 दिनों के लिए नॉर्मल साइकिल में। ठीक है, तो LH के ये दो फंक्शंस हैं। अब ये जो HCG है, इसके नाम में गोनेडोट्रोफिन वर्ड क्यों यूज किया हमने, ये तो गोनाड्स को स्टिमुलेट नहीं कर रहा। गोनेडोट्रोफिन वर्ड इसलिए यूज होता है बच्चों क्योंकि HCG क्या करता है, इट टेक ओवर द जॉब ऑफ LH। क्या मतलब है इसका, सुनना, कि मैंने तुम्हें कहा कि एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर ये ओवरी है, यहाँ पर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हुई होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया होगा, येलो कलर का स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि लगातार प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता रहेगा। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, नॉर्मल साइकिल है, तो आपको पता है अगले 10 दिन बाद, अगर 14th डे पर ओव्यूलेशन हुआ है, 14th डे पर ल्यूटियल फेज शुरू हुई है, तो अगले 10-12 दिन बाद कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाती है। ठीक है, और फिर एल्बिकेंस बनती है और फिर यूट्रस में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये बात सही है। अगर प्रेगनेंसी हो गई, और एक बात रुको, एक बार वापस रिवर्स पे आओ, तो ये जो इसको मेंटेन करने का काम है ना, 12 से 14 दिन, 10 से 12 दिन, ये LH करता है इसको मेंटेन। ठीक, अब अगर, और LH कैसे करता है, वो जो LH सर्ज के टाइम पर खूब सारा LH आया था ना, वो LH का अमाउंट जब तक बना रहेगा थोड़ा बहुत, तब तक ये मेंटेन रहेगी, इसलिए ये लगभग 10 से 12 दिन ही मेंटेन रह पाती है। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनी और यूट्रस में लग गई, तो आपको पता है 7th डे पर इम्प्लांटेशन हो चुका होता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम को कैसे पता चलेगा कि भाई इम्प्लांटेशन हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए क्या होता है, जो प्लेसेंटा बना थोड़ा सा, बिल्कुल मतलब प्लेसेंटा मतलब वो जो इम्प्लांटेशन हुआ, वहाँ से HCG आने लग जाता है, और ये HCG एक सिग्नल की तरह काम करता है कॉर्पस ल्यूटियम के लिए। HCG का आना इस बात का सिग्नल है कि इम्प्लांटेशन हो चुका है, और कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि HCG से उसे सिग्नल तो मिल ही जाता है, प्लस HCG खुद इसको मेंटेन करके रखता है, क्योंकि LH तो खत्म हो चुका, LH तो नया बन नहीं रहा ना। एक प्रेग्नेंट फीमेल में पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH LH आता है क्या, नहीं आता। प्रोजेस्टेरोन का हाई लेवल है, तो हाइपोथैलेमस पे नेगेटिव इफेक्ट है, तो फिर इसको मेंटेन कौन करता है प्रेगनेंसी के इनिशियल ट्राइमेस्टर में, HCG। इसलिए HCG के नाम में आता है ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, क्योंकि ये गोनेडोट्रोफिन्स की तरह ही एक काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या, थोड़ा सा लॉन्ग मतलब इलेबोरेटेड टॉपिक है। जिन बच्चों को लॉजिक्स में जाना अच्छा लगता है, समझना अच्छा लगता है, उनको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये चीज़। डन।
मिल गया आपको आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वास डेफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल। सबको पता है वास डेफरेंस दोनों तरफ के सेमिनल वेसाइकल से जुड़ जाती है एंड ओपन्स इनटू यूरिथ्रा एज, और फिर फाइनली वो यूरिथ्रा में कैसे ओपन होती है, सेमिनल वेसाइकल की डक्ट आ रही है, ये यहाँ से वास डेफरेंस आ रहा है, ठीक है, अभी मैं जस्ट समझाने के लिए बना रही हूँ। तो अब जब इनको ये यहाँ पे यूरिथ्रा में ओपन होना है तो कैसे ओपन होता है ये यूरिथ्रा में, ये यूरिथ्रा में ओपन होता है, एक मिनट रुकना जरा, हाँ ठीक है, ये यूरिथ्रा में ओपन होता है डक्ट के थ्रू, जिसे आप कहते हैं छोटी सी इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा इजैक्यूलेटरी डक्ट, बिल्कुल ऐसा ही इस तरफ भी होगा, ठीक है, इजैक्यूलेटरी डक्ट, दिस इज द करेक्ट वन। क्लियर, बाकी तो कोई कंफ्यूजन जैसे ऑप्शंस हैं भी नहीं यहाँ पर। यूरेटर, यहाँ पे यूरेटर्स से मत कर देना, यूरेटर्स तो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, यूरिथ्रा है, यूरेटर नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिथ्रल मिएटस, पढ़ा है क्या ये वर्ड, पता है एनसीईआरटी में दे रखा है। जनरली बच्चे यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग तो पढ़ लेते हैं, यूरोजेनाइटल, बट इस वर्ड पे ध्यान नहीं देते। ये सिंपली जो यूरिथ्रा लास्ट में ओपन होता है ना जिस अपर्चर से, उसी को कहते हैं यूरिथ्रल मिएटस। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज यूरिथ्रल मिएटस, यूरिनोजेनाइटल डक्ट नहीं, ओपनिंग ऑफ वास डेफरेंस नहीं, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यस, यूरिनोजेनाइटल डक्ट और यूरिथ्रा एक ही बात है, ये तो पता है ना सबको, एंड मसल सराउंडिंग द यूरिनोजेनाइटल डक्ट बिल्कुल नहीं, तो सीधा सीधा ऑप्शन सी, ठीक है। क्यों कहते हैं यूरिथ्रा को यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्योंकि ये यूरिन के लिए भी पाथवे बनाती है और जेनाइटल यानी स्पर्म्स के लिए भी पाथवे बनाती है, इस वजह से यूरिथ्रा का दूसरा नाम है सिर्फ मेल्स में यूरिनोजेनाइटल डक्ट, फीमेल्स में जेनाइटल मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम से यूरिथ्रा का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए वहां पे सिंपली यूरिथ्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरुला इज अ डेवलपमेंटल स्टेज बिटवीन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई ये तो, जाइगोट, जाइगोट के अंदर क्लीवेज चल रहा है, सेल्स, नई सेल्स बनती जा रही हैं, पेरिफेरी नहीं बढ़ेगी, जो जाइगोट का अल्टीमेट डायमीटर है वही रहेगा। ये जो एक सॉलिड बॉल लाइक स्टेज बनती है मलबेरी की तरह, वहां से वर्ड आया है मॉरुला, मॉरुला मीन्स मलबेरी लाइक, ठीक है, सॉलिड बॉल। और फिर बाद में जब कैविटी बन जाती है, अभी जो डायग्राम बनाया था ना ब्लास्टोसिस्ट का, तब आप उसे कह देते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो मॉरुला किसके बीच का स्टेज हुआ, जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट के बीच का, ठीक है, बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। लो, फर्स्ट ऑप्शन में ये आंसर मिल गया, बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्ट्रुला भी दे रखा है, गैस्ट्रुला पता है ना, जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाएगा तो अब इम्प्लांट होने के बाद ये इनर सेल मास में चेंजेस होने लगेंगे, कुछ मूवमेंट्स होंगे सेल्स के, लेयर बनेंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, उस दौरान आप उसे बोलते हैं गैस्ट्रुला, और उन इवेंट्स को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। डायरेक्टली एनसीईआरटी में गैस्ट्रुलेशन वर्ड नहीं दिया है, बट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आफ्टर द इम्प्लांटेशन, नो, ये तो पहले ही डेवलप हो गई, ये भी गलत है, तो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन, जब ओवम बाहर निकलता है, अब आपको पता है ओवम कौन सी स्टेज पर बाहर निकलता है, सेकेंडरी oocyte, जो किस स्टेज में अरेस्टेड है, अरेस्टेड एट मेटाफेज सेकेंड, बट कोई बात नहीं, आगे उसको ओवम ही बनाना है तो ओवम भी कह देते हैं, ठीक है। तो जब ओवम बाहर निकलता है ग्राफियन फॉलिकल से, तब उस पे मेम्ब्रेनस कवर कौन सा प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गलत लगा बच्चों, क्योंकि इसमें या तो इनको यहाँ पर लिखना चाहिए था आउटर मेम्ब्रेनस कवर, क्योंकि जब ओवम निकलता है ना, सेकेंडरी oocyte निकलता है, तो उस पर दोनों लेयर बन चुकी होती हैं, उस पर एक नॉन सेल्युलर जोना पेलिसुरा भी बन चुकी होती है और उस पर कोरोना रेडिएटा भी बन चुका होता है। तो अगर आउटर मेम्ब्रेनस कवर बोलेंगे तो कोरोना रेडिएटा, इनर मेम्ब्रेनस कवर बोलेंगे तो जोना पेलियोसिडा, ठीक है। दोनों ही एक तरह की मेम्ब्रेन्स हैं, ये सेल्यूलर मेम्ब्रेन है और जोना पेलियोसिडा सिंपली ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है, सेल्स नहीं होती हैं, वो ए सेल्यूलर मेम्ब्रेन है, बट मेम्ब्रेन तो दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ आउटर वर्ड लगा दो आप, तब इसका आंसर हो जाएगा कोरोना रेडिएटा। जोना रेडिएटा तो जैसा तो कोई टर्म हम पढ़ते ही नहीं है, कॉरियन प्लेसेंटा की लेयर है, और इन दोनों में से सेलेक्ट करने के लिए यहाँ आउटर होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेबिया माइनोरा एक्सटर्नल जेनाइटल है फीमेल्स में, फिम्ब्री इन्फंडिबुलम इस्थमस फिम्ब्री इन्फंडिबुलम इस्थमस तीनों फेलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं, ये अलग हो गया, तो दिस इज द ऑड वन, ठीक है।
सो यहाँ पे हो गए आपके क्वेश्चंस खत्म। इतने ही क्वेश्चंस एग्जाम्पलर में इस चैप्टर से गिवन है, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स हमारे रिवाइज हो सके वो सब हमने किए। मैंने तुम्हें तरीका भी बता दिया किस तरह ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गलतियां ना हो, अच्छे से समझने के बाद भी उनका क्या क्या तरीका है, ठीक है। बस इसी तरह अपनी प्रैक्टिस करते रहो, नीट की प्रिपरेशन करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।